असद सलीम शेख आपसे आज एक थोड़े से मुख्तलिफ मौजू पर बात करने के लिए हाज़िर हूँ। अब तक मैंने आपसे ज़्यादातर बातें जो की हैं वो तारीख़ के हवाले से की हैं, कुछ तारीख़ी किस्से और कहानियों के हवाले से की हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी एक कश्मीर के इलाके की कुछ सैर करवाना चाहता हूँ। मेरे अक्सर दोस्तों को पता है, जो मुझे जानते हैं या मुझे सुनते हैं, तो मैंने कई दफ़ा इस बात का इज़हार किया कि मेरी ज़िंदगी में 4 काफ़ की बड़ी अहमियत है। उन 4 काफ़ में एक तो काफ़ किताब का है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है शुरू से, और दूसरा काफ़ मेरा कॉलेज कि जहाँ मैंने 25 साल मुलाजमत की, और वैसे तो 35 साल मुलाजमत के बाद मैं रिटायर हो गया, लेकिन वो कॉलेज मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा और है। और तीसरा काफ़ वो कश्मीर का है, और चौथा काफ़ वो कलर कहार का है। तो आज मैं तीसरे काफ़ का ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये कश्मीर का काफ़ मेरी ज़िंदगी में कैसे दाखिल हुआ और किस मुकाम को देखने के बाद ये काफ़ मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ। यूँ तो मैंने देखा है कि हमारे सैर व सयाहत के शौकीन लोग जब कश्मीर की तरफ जाते हैं तो उनका ज़्यादातर जो मरकज़ होता है जाने का या सियाती मुकाम होता है वो अमूमी तौर पर नीलम वैली होता है, और उसमें जो मुख्तलिफ़ मुकामात हैं, कोई शक नहीं है कि वादी नीलम अपनी जगह पे हुस्न रखती है। बहुत खूबसूरत मुकामात हैं वहाँ के, जन्नत अर्ज़ी है। लेकिन कुछ दोस्त हमारे उन मुकामात को जो कश्मीर के दीगर हिस्सों में वाक़या हैं उनकी तरफ तवज्जो उनकी नहीं है, जबकि वो भी खूबसूरती के लिहाज से उससे कम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे याद है कि 2006 में मैंने कहीं किसी किताब में यकीनन ये पढ़ रखा था पहले कि वादी पर्ल वैली के बारे में पढ़ रखा था कि एक अंग्रेज़ रावलाकोट और उसके मज़ाफ़ात में फिरता हुआ कहीं आगे बढ़ा, तो उसने वहाँ के हुस्न को देखते हुए उसके मुंह से एक अल्फाज निकले, वाट आ पर्ल वैली, कि क्या मोतियों की सरज़मीन है ये। तो बहरहाल मुझे सस्पेंस था कि इसको देखा जाए। 2006 में हमारे दोस्त मलक तनवीर साहब, जो सैर व सयाहत के भी शौकीन हैं, शिकार के भी शौकीन हैं, आजकल वो एडिशनल सेशन जज के ओहदे पर हैं, उस वक्त वो वकील थे, तो उनके साथ प्रोग्राम बना। वो पहले हो चुके थे वहाँ पे, तो मैं और मेरे दोस्त 2-3 दोस्त थे हम साथ, बशीर दीवाना साहब थे, सैयद हमीद रज़ा शाह साहब थे जो वफ़ात पा चुके हैं, हमारे पुराने दोस्त थे। तो हम चारों वहाँ पे गए। तो हम रास्ता हमारा कौन सा था कि रावलपिंडी से आप निकलें आगे तो जो कहोटा वाला रास्ता है, फिर आगे आज़ाद पत्तन का रास्ता आता है पंजाड़ वैली से होकर, जो बज़ाते खुद बड़े खूबसूरत रास्ता वो दिखाई देता है। वहाँ से फिर आपका दरिया के साथ साथ भी वास्ता पड़ जाता है, दरिया झेलम के साथ आपका वास्ता दरिया नीलम या झेलम, फिर आगे आकर वो नाम उसका बदलता है, तो वो उसका साथ आपके चलता है आज़ाद पत्तन से कदरे पहले, फिर आगे तक चलता है वो। तो आप रावलाकोट जब पहुंचते हैं या पहुंचने से पहले ही आपको एक ख़ास किस्म के मौसम की ठंडक महसूस होना शुरू हो जाती है जब आप गर्मियों में वहाँ जाते हैं। हम मई के महीने के अंदर गए तो बिल्कुल रावलाकोट के अंदर आप जब दाखिल हुए तो वहाँ एक ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया था। तो रावलाकोट में जो बताते खुद एक बड़ा खूबसूरत शहर है, वहाँ कुछ देर हमने क़याम किया। फिर उसके आगे हम कुइयाँ के रास्ते से होते हुए आगे पहुँचे, बल्कि कुछ देर हम कुइयाँ रेस्ट हाउस में भी हमने क़याम किया। तो जब हम वहाँ आगे बढ़े तो रावलाकोट से 17 किलोमीटर आगे बनजूसा झील की तरफ जाना हमारा मकसद था, और आज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बनजूसा झील के बारे में ही बताना चाह रहा था। अब बनजूसा जो झील है, ये इसके लफ्ज़ से अगर आप देखें तो 2 अल्फाज का मजमूआ है। बन जूसा, बन का मैनी होता है जंगल, और जूसा वल्लाह आलम ये कौन सा बंदा था या कौन सी चीज़ थी कि जिसके नाम से ये बनजूसा दोनों अल्फाज मिलकर बन गए। आप घने जंगलात के रास्ते से गुज़र कर बनजूसा झील तक पहुँचते हैं। वो रास्ता इतना खूबसूरत और आप कह लें कि हसीन है कि बुलंदो बाला चीड़ के और दीगर दरख्त जो हैं वो आपका साथ चलते हुए नज़र आते हैं। आपको वहाँ फलदार दरख्त भी नज़र आते हैं। आपको जो फलदार दरख्त नहीं हैं लेकिन वो इस इलाके की
तहजीबी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, तो वो साथ साथ आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। तो घने जंगलात के बीचों बीच जो सड़क चलती है वहाँ पे, कि कुइयाँ से आगे छोटा गला आता है, फिर बड़ा गला आता है, वहाँ से आप सीधी सड़क हजीरा की तरफ चली जाती है। लेफ़्ट हैंड जो सड़क है वो तोली पीर की तरफ चली जाती है, और राइट हैंड जो जाने वाली सड़क है वो फिर आगे मंजूसा झील तक चली जाती है। आगे फिर अतराड़ खाल का रास्ता जाता है। मंजूसा झील एक मोड़ काटते हुए जब आप पहुँचते हैं तो यकदम एक छोटी सी झील आपकी नज़रों के सामने आ जाती है। वो इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना पुरसकून मुकाम आपको दिखाई देगा कि आपका दिल करेगा कि मैं यहाँ ही अपनी मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर लूँ। मंजूसा झील बुनियादी तौर पर एक मसनूई झील है। वहाँ जो मुख्तलिफ़ जगहों से चश्मे आते हैं, उन चश्मों का पानी वहाँ से गुज़रता है एक बड़े नाले का, उसको उसके आगे बंद बांध दिया गया है, उसके आगे रुकावट पैदा कर दी गई है, तो ये छोटी सी झील बन गई है। उस झील के किनारे आपको मुख्तलिफ आप कह लें डिपार्टमेंट्स के रेस्ट हाउसेस नज़र आएंगे। PWD के रेस्ट हाउसेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुकाम पर, जो झील के किनारे एक ढलवानी बुलंद सतह तक जाती है, वहाँ आपको उसके किनारे पर वो रेस्ट हाउसेस नज़र आएंगे। यहाँ हमने 2006 में पहली मरतबा क़याम किया, और फिर उसके बाद तकरीबन हर साल मैं वहाँ जाता हूँ और क़याम करता हूँ। तो अब तो दर्जनों दफ़ा मैं वहाँ जा चुका हूँ, चूँकि मेरा बड़ा वो पसंदीदा मुकाम है। अब मंजूसा झील के जो नज़ारे हैं वो तो हर वक्त के एक जैसे आपको बड़े खूबसूरत नज़र आएंगे। आपको बतखें तैरती हुई नज़र आएंगी, आपको जो एक तरफ तो आपको जो रेस्ट हाउसेस हैं उनकी इमारतों के अक्स झील के पानियों के अंदर नज़र आएंगे। उसके मुतहारब जगहों पे तरफ आप समत में आप चले जाएं तो फिर आपको जो झील के किनारे चीड़ के और दूसरे बुलंदो बाला दरख्त हैं उनके सरसब्ज अक्स तैरते हुए आपको नज़र आएंगे। फिर अब तो उन्होंने वहाँ कश्तियाँ भी आने वाले जो सयाह हैं उनकी सैर के लिए झील के अंदर सैर करने के लिए वो मौजूद हैं। तो जब कश्ती के ऊपर बैठकर आप सैर करते हैं तो चारों तरफ का नज़ारा आपकी आंखों के सामने आता है, तो एक मशहूर कुन मंजर आपके अंदर आ जाता है। तो मंजूसा झील को मैंने जो महसूस किया कि 2-3 औकात उसके देखने के बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो वैसे वो पुरसकून सा, वहाँ कम लोग जाते हैं, पुरसकून सी जगह है, और बिलखसूस जब शाम उतरती है जब उस झील के ऊपर, तो वो मंज़र बड़ा सहरंगेज़ होता है। खामोशी हर तरफ, वो बतखें जो तैर रही होती हैं सिर्फ उनकी आवाज़ें होती हैं, या चंद चिड़ियों और परिंदों की आवाज़ें जो होती हैं वो आपको सुनाई देंगी। एक तो वो वक्त है, और दूसरा वक्त जो है वो है कि जब आप उसके किनारे पर रेस्ट हाउस में क़याम पजीर हों तो आप वहाँ देर तक मत सोइएगा। आप बहुत सुबह उठिए कि जब सूरज की किरणें उस झील के ऊपर पड़ना शुरू होती हैं तो तब आपको वहाँ से निकलना चाहिए, अपने कमरों में नहीं बैठना चाहिए। आप वहाँ से निकलें और झील का नज़ारा लें, और बिलखसूस अप्रैल के आखिरी दिनों के अंदर या मई के पहले हफ्ते के अंदर आप देखें कि वहाँ चूँकि रात को जो सारी रात सोती है, आराम करती है झील और ठंडक लेती है, फिर सुबह जब सूरज की किरणें उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी तपश पैदा करती हैं तो उसके मिलाप से हल्की सी भाप बनती है, वो धुंध सी महसूस होती है। वो जो भाप और वो धुंध जो तैरती है मंजूसा झील के पानियों के ऊपर, तो उसका मंजर ही कुछ और होता है। वो बहुत एक रोमांटिक मंजर सा आपको नज़र आता है, बहुत एक फितरत आपको करीब से देखने को मिलती है। तो फिर आप वहाँ से उसके झील के चारों अतराफ़ में आप, मेरा ख़्याल है को 20-25 मिनट के अंदर वो पूरे झील का चक्कर आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो जब पूरे 20-25 मिनट का चक्कर आप लगाएंगे तो आपके ज़हन में वो झील मंजूसा का जो अक्स बैठ जाएगा, वो सारी ज़िंदगी आप नहीं भूल पाएंगे। मैंने तो एक और मंजर भी देखा। एक दफ़ा मैंने महसूस किया कि कभी मौसम ठीक हो और रात का वक्त हो और 14वीं की रात हो, तो मैं उस 14वीं के चांद को इस झील के ऊपर तैरता हुआ देखना चाहता हूँ। तो मैं अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ वहाँ गया, और बिल्कुल 14वीं की रात के दिन मैं वहाँ पहुँचा, और मैंने फिर इंतज़ार किया। रात ऐन 12 बजे मैं फिर झील के किनारे बैठ गया
उसी रेस्ट हाउस के किनारे पर, तो बिल्कुल जो 14वीं का पूरा चाँद है वो झील के मरकज़ में आ चुका था और उसका सारा अक्स झील के अंदर से नज़र आ रहा था। यूँ लग रहा था कि चाँद आसमान पर नहीं है, वो झील के अंदर से निकल रहा है। तो आप भी ज़रूर वहाँ जाइएगा, मंजूसा के नज़ारे लीजिएगा और आप महसूस करेंगे कि मंजूसा फिर आपकी ज़िंदगी से कभी भी नहीं निकल पाएगी। बहुत शुक्रिया।